little smile chasers, I hope all of you are doing really well. So आ गए हैं नीट MDS 2025 के रिजल्ट्स और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पे. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सिंस द लास्ट टाइम वी मेट. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं डॉक्टर सृष्टि शंकर, दांतों की डॉक्टर, शुरू करते हैं अगला वीडियो. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने दिमाग में रखते हुए बनाया है कि जिस पड़ाव पे मैं कभी थी, जिसने नीट MDS क्वालिफाई कर लिया था एंड देन शी हैड नो आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है, किस कॉलेज में जाना है. और मेरे बहुत वेग से क्राइटेरिया थे कॉलेज डिसाइड करने के, जो कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में मेंशन किए हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो ऑलरेडी, प्लीज़ आई वुड रेकमेंड इट, हाईली रेकमेंडेड. सो मेरी जैसी गलतियां आप ना करें या मेरे से बेहतर डिसीजन आप ले सकें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वाइल सेलेक्टिंग MDS का कॉलेज फॉर योर फ्यूचर. This is what the video is going to be about. I want you to take an informed decision and hence this video. वीडियो के लास्ट में एक बोनस होने वाला है, सो जो वीडियो के लास्ट तक रहेगा उससे वो बोनस ऑफ कोर्स मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड and hang in till the end. So all those of you who have qualified the NEET MDS exam, I wish you a very hearty congratulations. Of course एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद थोड़े डाउट्स होते हैं मन में कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है. वरी नॉट, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे. सो वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड आपके कट ऑफ्स अनाउंस हो जाते हैं, क्वालिफाइड लिख के आ जाता है आपके स्कोर कार्ड पे, दैट इज़ व्हेन द नेक्स्ट स्टेप बिगिंस. अब जो मेडिकल काउंसिल कमिटी है MCC, वो अनाउंस करती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी. उससे पहले वो अपनी वेबसाइट पे जितने भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हों, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, जितनी भी डेंटल कॉलेजेस जो आपको नीट MDS के थ्रू सीट्स मिलेंगी जिनकी, वो अवेलेबल होती हैं वेबसाइट पे विद ऑल द डेटा. यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइपेंड है कि नहीं है, बॉन्ड साइन होगा कि नहीं होगा, किस जगह सिचुएटेड है एंड कौन सी DCI रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं. तो वो सारी लिस्ट में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ गो थ्रू दैट लिस्ट बिफोर यू डिसाइड ऑन एनीथिंग. या तो आप उनमें से हैं जो हाईली श्योर हैं कि नहीं मुझे यही कॉलेज जाना है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एंड यू आर प्रायर यू हैव डिसाइडेड, सो देन गुड फॉर यू. इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ऑल ओवर द कंट्री सेलेक्ट करना चाहता है कॉलेजेस, तो आप प्लीज़ उस वेबसाइट पे जाके उस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के थ्रू जाके उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए. अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया है और आपको लगता है कि आपकी रैंक पे आपको वो मिल जाएगा, देन तो देयर इज़ नो क्वेश्चन. उसके बाद तो आपको पता ही है आपको क्या करना है. गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रही है डेफिनेटली लेनी है. हाँ, ब्रांच का आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए, बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट सो श्योर कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या आप चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही, आपको लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, सो प्लीज़ देन यू गो अहेड विद द वीडियो, क्योंकि ये पॉइंट्स जो मैं आगे बताऊंगी वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इन डिसाइडिंग अ कॉलेज फॉर योर सेल्फ. So once you visited the MCC website and you have shortlisted the colleges, then I will highly recommend कि आप उनके वेबसाइट्स पे जाइए. ठीक है, एंड वेबसाइट्स पे आपको कुछ चीज़ों को चेक करना है कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं. सबसे पहले एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू सी वेदर और नॉट आपका कॉलेज DCI रिकग्नाइज्ड है कि नहीं. दूसरा, UGC रिकग्नाइज्ड है कि नहीं. ठीक है, UGC मतलब जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्होंने ग्रांट्स कमीशन बनाई है, उसके तहत आपका कॉलेज आता है कि नहीं. बिकॉज अगर नहीं आता है तो बहुत बार जो डिग्रीज़ आपको मिलती हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती. सो यू विल बी लूजिंग आउट ऑन मनी एंड यू विल बी लूजिंग आउट ऑन योर टाइम. सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो UGC से रिकग्नाइज्ड है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड है. नेक्स्ट व्हाट यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट इज़, क्योंकि वो डिस्प्लेड रहता है, इज़ वेदर और नॉट आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आप चूज़ कर रहे हैं उसको कोई NAAC का ग्रेड मिला है. NAAC इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन सेंटर, जो ग्रेड्स प्रोवाइड करती है
कॉलेजेस को बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरियाज, जिसमें वो ये डिसाइड करती है कि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकेडमिक सेक्शन है, रिसर्च सेक्शन है, या एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आ रहा है उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं, वो अवेलेबल हैं कि नहीं, उस बेसिस पे रैंक दी जाती है। गुड रैंक्स विच आर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू नैक, जो इस कॉलेजेस में आप कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने का, बी पॉजिटिव, बी डबल प्लस होती हैं, बी प्लस होती हैं, ए प्लस और ए ट्रिपल प्लस, दैट इज़ द हाइस्ट दैट वन कैन गेट। सो अगर बी प्लस है या बी डबल प्लस है या ए प्लस है तो वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करी गई हैं, सो यू कैन देन कंसिडर अप्लाइंग टू देम। नेक्स्ट व्हाट यू कैन कंसिडर इज़ NIRF रैंकिंग। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे कॉलेजेस को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर रिसर्च वर्क, कि वो उस बेसिस पे, एकेडमिक्स के बेसिस पे वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, एंड वो भी उस रैंकिंग के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर द कॉलेज इज़ गुड और नॉट। उनकी फैकल्टी कैसी होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके एकेडमिक्स कैसे होंगे, रिसर्च वर्क कैसे होंगे, तो ये रैंकिंग्स आपको ये ब्रॉडर पिक्चर देंगी। सो दिस आई वुड हाईली रिकमेंड, बिकॉज इन रैंकिंग से बहुत कुछ कॉलेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। So the next big thing that comes into our minds while we are selecting a college is fee structure, कि फ़ी कैपेसिटी या फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी क्या है, आपकी फैमिली की क्या है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में सबकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अफोर्ड कर सकें। अगर आप मणिपाल कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप किसी और प्राइवेट कॉलेज के किसी और स्टेट के देखेंगे तो शायद वो कम हो या ज़्यादा हो, जो कि गवर्नमेंट ने कैपिंग लगाई थी कि कोई इस पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड नहीं चार्ज कर सकता है, जिसमें उन्होंने डोनेशन भी हटा दी थी। नहीं तो बहुत लोग ऐसे थे जो सीट्स बुक करते थे, चीज़ें होती थी। सो अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सो व्हाट यू आर पेइंग इज़ ओनली द फी स्ट्रक्चर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी बिग स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, जिससे चीज़ें थोड़ी कैंडिडेट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए ईजियर हो गई हैं। सो ऑल यू आर डूइंग इज़ यू आर पेइंग द फ़ी। ठीक है, तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट पे डिस्प्लेड मिलेगा, आपको MCC की वेबसाइट पे डिस्प्लेड मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वॉट एवर सूट्स योर पॉकेट एंड योर पेरेंट्स पॉकेट, आप वो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इफ़ स्टाइपेंड इज़ अ क्राइटेरिया, आप स्टाइपेंड के हिसाब से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे स्टाइपेंड पे रहना है। वाई? बिकॉज वंस माई फादर और माई मदर और माई पेरेंट्स हैव पेड द फ़ी, तो उसके बाद मुझे घर से एक भी रुपए नहीं मांगना है। बिकॉज PG में से बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी अनफोर्सीन भी होते हैं, फोर्सीन भी होते हैं। सो यू डोंट वांट टू कीप आस्किंग योर पेरेंट्स अगेन एंड अगेन फॉर मनी। सो स्टाइपेंड बिकम्स अ वेरी बिग मोटिवेशन टू ऑल्सो गो टू कॉलेज। ऑल्सो आपको एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम आती है कि पैसे आ रहे हैं मेरे पास हर महीने, तो मैं उसी से अपने खर्चे चला रहा हूँ या चला रही हूँ। सो अगेन स्टाइपेंड इज अ क्राइटेरिया, तो आप उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो वॉट एवर योर पॉकेट अलाउज, अगर वो भी क्राइटेरिया है तो अगेन जो आपने एक लंबी लिस्ट बनाई होगी इनिशियली पहले देख के कि ओके ऑल इंडिया से मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, सो अब वो फीस स्ट्रक्चर के बेस पे या स्टाइपेंड के बेस पे आप उसमें से अगेन कॉलेजेस छांट के अपने अलग कर सकते हैं। The next criteria that comes is location and connectivity. Now अब जब मैं कॉलेज चूज़ कर रही थी आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे स्टाइपेंड के बेसिस पे चाहिए, और दूसरा मुझे यूपी स्टेट से नहीं पढ़ाई करनी है, जो कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं आसपास रहूं, एंड आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे बाहर जाना है। सो माई फादर सेड कि ठीक है बेटा, ऐसी जगह चूज़ करना जहाँ पे कनेक्टिविटी हो कि तुम हमें रीच कर सको, हम तुम्हें कर सकें, कोई बहुत आउटस्कर्ट्स पे कॉलेज ना हो। सो माई एडवाइस वुड बी कि अगर आप भी ऐसे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी आपके लिए एक बड़ा क्राइटेरिया है, जहाँ आपके पेरेंट्स आपको लेके प्रोटेक्टिव हैं, या उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को बहुत ट्रैवल करके जाना पड़े, या उसको बसेस फिर ट्रेन फिर फ्लाइट्स चेंज करके जाना पड़े, या आना जाना इतना एक्सपेंसिव हो कि ना वो आपके पास आ पा रहे हैं ना आप घर जा पा रहे हैं। सो माई एडवाइस टू यू वुड बी कि प्लीज़ आप ज़रूर ये देख लें कि जो भी कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उनका आपके शहर से, आपके स्टेट से क्या कनेक्टिविटी है, घर आना कितना आसान है या कठिन है, और वहाँ कॉलेज तक पहुँचना कितना आसान या कठिन है। सो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी भी एक क्राइटेरिया हो जाता है जो मुझे लगता है आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ कॉलेज।
सो नाउ आपने कॉलेजेस भी शॉर्टलिस्ट कर लिए, आपने उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लिया, लोकेशन भी चूज़ कर लिया, कनेक्टिविटी भी देख ली, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया है। जो एक बेसिक होमवर्क आपको करना था वो आपने फ़िलहाल कॉलेजेस को लेके कर लिया है। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने 5 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, बाकी आपकी जितनी चेकलिस्ट थी उसमें वो टिक हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया विच कम्स इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस कैसा है। अब जब हम कोई भी वेबसाइट किसी भी चीज़ की देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो फैंसी ही होती है, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, हमें लगता है कि ओके वाओ हम कितनी अच्छी जगह जा रहे हैं। बट जब शायद आप एडमिशन के टाइम पे पहुंचते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, या शायद वो आपके उम्मीदों से ज़्यादा भी हो सकता है। सो रादर देन लीविंग इट टू चांस, आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज़ पहले से जाके कैंपस विज़िट करें, अपनी आँखों से खुद देखें। टेक योर पेरेंट्स विद यू इफ़ यू वांट, और इफ़ यू फील दैट यू योरसेल्फ आर द बेस्ट जज कि आपको कैसे एनवायरनमेंट में पढ़ना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, तो आप खुद जाएं। बिकॉज आई फील कि अब आप अपने नेक्स्ट 3 years किसी जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो ऑफकोर्स आपको बिल्कुल कैंपस जाके घूमना चाहिए, आपको कॉलेज देखना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए कि कंडीशन बिल्डिंग की कैसी है, कैंपस कैसा है, क्लिनलीनेस है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऑफ़र करी जा रही हैं। गो अराउंड द कैंपस, हैव अ लुक, स्टूडेंट से मिलिए, देखिए, बट ये प्लीज़ करिए बिकॉज इससे आपका जो परसेप्शन है एक कॉलेज के बारे में वो बदल सकता है, या आपने जो एक प्रीवियस माइंडसेट लेके आप गए हैं उसमें भी बहुत बदलाव आ सकता है। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि प्लीज़ विजिट द कैंपस to see the infrastructure and what all is around that college. दूसरी चीज़ जो आपको इसमें ज़रूर देखनी है कि आपके डेंटल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल है कि नहीं। हॉस्पिटल होने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, आपके कॉलेज में कितने लोग आ रहे हैं, ओपीडी कैसी है, एवरीथिंग मैटर्स। सो अगर हॉस्पिटल है विद योर डेंटल कॉलेज, देयर इज़ अ मेडिकल कॉलेज विच इज़ ऑल्सो रनिंग, और देयर इज़ अ मेडिकल हॉस्पिटल विच इज़ देयर, सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आप प्लीज़ अगर जब कैंपस जाके आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि जो सिर्फ सोलो डेंटल कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या जो हॉस्पिटल्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो वो देख के ही समझ में आएगा। तो ये स्टेप आप प्लीज़ स्किप ना करें। एंड आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग द वर्ड recommend a lot again, but then yes, it would be my advice and I would recommend कि आप ये ज़रूर करें। Now once you visit the campus, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप हॉस्टल में रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, या हॉस्टल से बाहर या कैंपस से बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही सूरतों में आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत चेंज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इफ़ यू गो अराउंड द कैंपस एंड आप हॉस्टल बिल्कुल देखने जाइए, अगर आप हॉस्टलर हैं और डे स्कॉलर नहीं हैं, तो आप हॉस्टल जब देखते हैं वहाँ के आप लोगों से, बच्चों से मिलिए, क्योंकि वो ऑनेस्टली बताते हैं कि हॉस्टल की क्या कंडीशन है, हॉस्टल की वार्डन्स कैसे हैं, हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट मेस कैसा है, मेस में साफ़ सफाई है कि नहीं, खाना अच्छा मिलता है कि नहीं, टाइमली मिलता है कि नहीं, क्या क्या मिलता है। अब जैसे सपोजिटली आपने स्टेट चेंज किया है, यू आर समबडी हु बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया बट गोइंग टू साउथ इंडिया और मे बी द ईस्ट और द वेस्ट, और वहाँ पे खाने के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सो वंस यू विज़िट द कैंपस, द हॉस्टल, यू रियलाइज़ कि हाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर होते हैं। रूम्स कैसे हैं, रूम्स में वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएट, क्या वो आपको इंडक्शन रखने देंगे कि नहीं देंगे, एयर कंडीशनर लगाने देंगे कि नहीं देंगे, कूलर ही अलाउड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे विज़िट करिए, देखिए, बच्चों से बात करिए। उसके बाद इफ़ यू आर समबडी हु डिसाइड्स कि नहीं मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे हॉस्टल से बाहर, कैंपस के बाहर किसी पीजी में रहना है या किसी फ्लैट में रहना है, शेयरिंग में रहना है विद अदर पीजीज़ और अदर स्टूडेंट्स, तो वो उसके फिर अलग क्राइटेरिया हो जाते हैं कि भाई अब वो जो जगह है वो आपके कॉलेज से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। एंड माइंड यू, अगर आप कैंपस से बाहर रहते हैं, इट इज़ लाइक रनिंग योर ओन हाउस। आपको हर वो छोटी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जो लोगों को घर बसाने में होती है। आप यूटेंसिल्स भी देखोगे, किचन भी देखोगे, आप क्लीनिंग का भी देखोगे, आप
बेडशीट भी देखोगे, बेड का भी देखोगे, एवरीथिंग। अब हॉस्टल में ये चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं फॉर अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन अ रूम, तो उस रूम के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आपको नहीं देखना, पानी का आपको नहीं देखना, आपको खाने का नहीं देखना क्योंकि मेस में वो मिलेगा। सो अगर आपने रूम पे नहीं भी बनाया, आपका नहीं भी मन कर रहा है या ऑर्डर नहीं भी करना है, सो कि हाँ खाने की एक चीज़ है जो अवेलेबल है। सो इसमें भी चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। प्लस हॉस्टल की फ़ीस और बाहर रह के महीने का रेंट, उसमें भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। सो वॉट एवर सूट्स योर पॉकेट इन टर्म्स ऑफ रेंट और हॉस्टल की फ़ीस, वॉट एवर सूट्स योर प्रेफरेंस कि नहीं भाई हमको हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस में नहीं रहना है, हमें बाहर रहना है क्योंकि हमारा इन और आउट का टाइम हमें नहीं पता, या आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि कोई मुझे देख रहा है कि इतने बजे आना है या जाना है। XYZ जो भी आपके क्राइटेरियाज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए, लेकिन उसके लिए पहले हॉस्टल ज़रूर विज़िट करिए। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका जो हॉस्टल है वो आपके कॉलेज से कितनी डिस्टेंस पे है। लाइक आई हैव अ कलीग इन कॉलेज जो कि मणिपाल के पढ़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका हॉस्टल था वो कॉलेज से काफ़ी डिस्टेंस पे था, जिसकी वजह से वहाँ पे पीजीज़ को व्हीकल्स का अरेंजमेंट करना पड़ा था। बसेस चलती थीं लेकिन बसेस के अपने टाइमिंग्स थे, कभी बसेस नहीं भी चलती थीं। सो इट वाज अ ह्यूज लॉट ऑफ अ डिस्टेंस कि वो वॉक करके जा सकें। जबकि मेरा जो हॉस्टल था वो मेरे कॉलेज से दूर था, बट लाइक विद इन 500 मीटर्स। तो अगर मैं कभी बस मेरी मिस भी हो जाती थी या कोई और भी प्रॉब्लम थी तो मैं आराम से अपने हॉस्टल से कॉलेज तक वॉक कर सकती थी। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इफ़ एट ऑल हॉस्टल कॉलेज से बहुत डिस्टेंस पे है, या जो भी जगह आपने चूज़ करी है जो कॉलेज से डिस्टेंस पे है, तो व्हीकल का एक एडेड एक्सपेंस हो जाता है। आप कैब्स ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आप ऑटोज़ कर सकते हैं, कॉलेज की दी हुई बसेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट टाइम एंड अगेन ऐसा होता है कि कभी कैब्स नहीं मिलती हैं, कभी ऑटोज़ नहीं मिलती हैं, कभी आपको इफ़ यू समबडी हुज चोजन अ डिपार्टमेंट लाइक ओरल सर्जरी, आपने वो ब्रांच चूज़ की है, तो उसमें बहुत बार अगर हॉस्पिटल से आपका कॉलेज एसोसिएटेड है तो नाइट ड्यूटीज़ भी लगती हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी लगती हैं। सो देन आप 11th आवर पे कहाँ से कैब ऑटो ढूंढेंगे। आपको एक अपनी व्हीकल की नीड फिर समझ में आती है कि हाँ शायद हमारे पास कार या स्कूटी अगर होती तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती। सो दैट अगेन बिकम्स अ क्राइटेरिया। क्योंकि आपका व्हीकल का एक एडेड एक्सपेंस उसमें ऐड हो जाता है। सो देन अगेन यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि डिस्टेंस आप ज़रूर चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब आती है, जब आपने चीज़ें बाकी सारी देख ली, तो अब आप कॉलेज बिल्कुल जब जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे OPD कितनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन डेंटल प्रोफेशन, जहाँ पे प्रैक्टिकल ही सब कुछ है, जहाँ पे मरीज़ नहीं होंगे तो आप सीखेंगे क्या। बिल्कुल ये देखिए कि OPD का इन्फ्लक्स कैसा है, वहाँ पे जो PGs होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं। इवन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऑन एन एवरेज पर डे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कि आप जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप कर भी सकते हैं या नहीं। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो बहुत बार बहुत आउटस्कर्ट्स पे होते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स का आना जाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स नहीं आ पाते हैं। सो प्लीज़ ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करिएगा जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हों कि OPD कितनी अच्छी है, कितने पेशेंट्स हैं, क्योंकि अगर पेशेंट्स नहीं होंगे तो डेंटल प्रोफेशन का कोई भी मायने नहीं है। इसीलिए आई रिकमेंडेड कि अगर हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है आपका कॉलेज, हॉस्पिटल उसी कैंपस में है, पास में है, तो पेशेंट्स इनका इन्फ्लक्स ऐसे ही बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो मरीज़ अस्पताल आता है और उसको दिखता है कि हाँ उसको दांतों की कोई प्रॉब्लम है, इवन आपके डेंटल OPDs होते हैं मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स भी लगती हैं, या इवन इफ़ यू नीड पेशेंट्स तो आप वहाँ जाके भी पेशेंट्स यू कैन गेट फॉर योर सेल्फ कि हाँ अगर कोई पर्टिकुलर आप स्टडी कर रहे हो, कोई और चीज़ कर रहे हो जिसके लिए मरीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल जाते हैं। सो माई पॉइंट हियर इज़ दैट OPD इज़ किंग। आपको ज़रूर देखना है कि मरीज़ों का इन्फ्लक्स कॉलेज में कैसा है वाइल फाइनलाइजिंग योर कॉलेज। नेक्स्ट इज़ ये देखना कि वहाँ पे जो गाइडेंस है, यानी कि जो स्टाफ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना हेल्पफुल है, कितना वहाँ पे एक्चुअली देखिए BDS के टाइम में हम ये सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं, ना हमें इतना समझ में आ रहा होता है, ना हम इतने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि हमें पता हो कि कौन से अच्छी फैकल्टी किस कॉलेज में है या क्या है, ठीक है. सो माई पॉइंट हियर इज़ दैट ओके, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ समथिंग दैट वी डू नॉट सर्च एज स्टूडेंट्स, बट माई पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू गो टू द कॉलेज, जब आप कॉलेज जाएंगे तो जब आप कैंपस देख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, ऑफकोर्स आपके दिमाग में 2-3 ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपका PG करने का मन होता है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ उन डिपार्टमेंट्स में जाइए, आप देखिए वहाँ पे सीट्स कितनी हैं, पर बैच कितने PGs हैं, वहाँ पे कौन कौन स्टाफ अवेलेबल हैं, आप उनके नाम देख सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि मैम और सर मैं ये कॉलेज कंसिडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, टीचर्स कितने हेल्पफुल हैं, पेशेंट्स कितने आते हैं, जो चीज़ें सीखनी होती हैं, जो ये व्हाटएवर दैट स्पेशलाइजेशन प्रॉमिसेस वो हमें सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, एंड XYZ जो भी और चीज़ें होंगी वो PG से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे पता चलेंगी. वो आपको बिल्कुल बताएंगे क्या मरीज़ हैं, कैसे टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं है. या तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ से आपने BDS किया है आप वहीं से PG करना चाहते हैं, तो आपको ऑफकोर्स एक फेयर आइडिया होता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से टीचर्स हैं, कैसे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, एवरीथिंग गाइडेंस का आपको फेयर आइडिया होता है. बट इफ़ यू आर समबडी लाइक मी हु इज़ चूजिंग अनदर स्टेट, अनदर कॉलेज, अनदर लैंग्वेज, सो देन उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो इसलिए मुझे याद है जब मैं भी गई थी तो जो सर थे एडमिशन सेल में वो मेरे ही डिपार्टमेंट से थे, एंड उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट मैम को भी बुलाया था कि जाओ तुम डिपार्टमेंट दिखाओ, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई थी, सब कुछ मुझे बताया था, एंड आई फेल्ट वेरी इंक्लूडेड. उन्होंने ये तक बताया था कि वो खुद नॉर्थ इंडिया से हैं, लेकिन कैसे वो वहाँ पे सेटल हुई हैं, एंड लैंग्वेज का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, सब हेल्प कर देते हैं, एंड ट्रूली आई वाज ब्लेस्ड विद द बेस्ट गाइडेंस. सो इसलिए डिपार्टमेंट जाना, वहाँ पे बात करना ज़रूरी है, एंड गाइडेंस देखना ज़रूरी है कि आपकी मुश्किलों में आपकी मदद करने के लिए वहाँ कौन है, कोई होगा भी या नहीं. सो मुझे लगता है ये भी एक क्राइटेरिया है जो इम्पॉर्टेंट है वाइल डिसाइडिंग ऑन अ कॉलेज एज वेल एज अ ब्रांच. अब फाइनली आते हैं हम डिपार्टमेंट पे. लाइक आई सेड कि जब आप कॉलेज कोई विज़िट करते हैं या आप MDS की काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में होगा कि आपको किस ब्रांच से PG करनी है. अब उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. हर डिपार्टमेंट के ब्रांचेस आपको पता ही हैं, या तो नॉन क्लिनिकल होती हैं या क्लिनिकल होती हैं. नॉन क्लिनिकल में 2 ही ब्रांचेस हैं, बाकी हमारी सारी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस ब्रांच में करना है, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है. जब आपने वो डिसीजन ले लिया हो, आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है, एंड ये ज़रूर देखना है या बात करनी है विद द स्टाफ और विद द PGs कि जो भी उस डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो हैं कि नहीं हैं. क्लिनलीनेस कैसी है, हाइजीन कैसा है, स्टेरिलाइजेशन कैसा है, इक्विपमेंट्स जो या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो साफ़ हैं कि नहीं है, डेंटल चेयर्स कैसी हैं, डिपार्टमेंट कैसा दिखता है, पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन कैसा दिखता है, टीचर्स कितने अवेलेबल रहते हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट आपको ज़रूर देखनी है. आई अंडरस्टैंड दैट BDS के टाइम में इतना एक्सपोजर हर डिपार्टमेंट का नहीं मिलता है. यू रेयरली आर अलाउड टू गो टू द पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन. कभी कभार ऑफकोर्स आप जाते होंगे सर्जरीज असिस्ट करने के लिए या देखने के लिए कौन सी चीज़ कैसी होती है, बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट डन दैट, तो बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ कॉलेज एंड बिफोर डिसाइडिंग ऑन योर डिपार्टमेंट आप बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि जो उस डिपार्टमेंट की बेसिक फंक्शनिंग होनी चाहिए वो वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड वॉट एवर दैट स्पेशलाइजेशन इज़ प्रॉमिसिंग यू वो आपको डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग टू दैट डिपार्टमेंट, स्पेंडिंग 3 years ऑफ योर लाइफ एंड देन कमिंग आउट एंड थिंकिंग कि अरे मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, या अरे मैं दूसरे कॉलेज चले जाता तो मुझे वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती. तो आपको पूछना पड़ेगा कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाने देते हैं कि नहीं देते हैं, रिसर्च वर्क होता है कि नहीं होता, एकेडमिक्स कैसे हैं, क्लिनिकल वर्क कैसा है. सो ऑल द एस्पेक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट जो MDS में इनकॉर्पोरेटेड हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. दैट इज़ अ पिक्चर दैट यू हैव टू गेट बाय विजिटिंग द डिपार्टमेंट एंड टॉकिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो डिपार्टमेंट
के लिए अगर आपको एक वीडियो चाहिए जहाँ पे यू वांट मी टू सोली टॉक अबाउट द वेरियस ब्रांचेस, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस ब्रांच में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या किस ब्रांच में कौन सी चीज़ों की स्पेशलाइजेशन होती है, इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू फील इज़ हेल्पफुल और आपको लगता है कि आप वैसा कोई वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा. आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट फिलहाल बिफोर डिसाइडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, मेक श्योर टू विजिट दैट डिपार्टमेंट, टॉक टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स and check the following which I have already mentioned. And last but not the least, आपके अंदर कितनी विल है लर्न करने की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. कॉलेज आप किसी में भी चले जाइए, चाहे गवर्नमेंट में चले जाइए, चाहे प्राइवेट में चले जाइए, अपना हार्ड अर्न पैसा लगा के चले जाइए, अपने 3 साल ज़िंदगी के उसमें दे भी दीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है सीखने की तो कोई कुछ नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू, किसी भी कॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं वो आपको स्पून फीड करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो गाइड करने के लिए बैठे हैं. वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में आपको सीखना क्या है, एक्सपीरियंस क्या करना है, उस 3 सालों में आपको कितनी नॉलेज गैदर करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है. आपको ही डिसाइड करना है कि आप कितने पैशनेट हैं रिगार्डिंग दैट डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग दैट ब्रांच, रिगार्डिंग लर्निंग. तभी आप डिसाइड कर पाएंगे, तभी आप MDS से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. जब हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही कहा था कि हम आपके गाइड्स हैं, वी आर योर टीचर्स, वी कैन शो यू द वे, लेकिन वो रास्ता आपने चलना खुद ही पड़ेगा. तो आपको कोई चीज़ जो सीखनी है, कैसे भी करके, अगर आपके अंदर ज़िद है कि नहीं मुझे सीखनी है, देन ट्रस्ट मी इट विल हैपन. कोई भी टीचर डिस्करेज नहीं करता सीखने से, कोई भी टीचर नहीं रोकता सीखने से, बल्कि वो ऐसे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जो खुद इंटरेस्टेड हों सीखने में, खुद वो टीचर्स को जाके अप्रोच करें कि नहीं मैम ये बता दीजिए, नहीं सर वो बता दीजिए, या ये कैसे होगा, या मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैंने ये न्यू टेक्निक पढ़ी है तो लेट्स डू प्रैक्टिकल. तो टीचर्स also feel enthusiastic in assisting such students. So कुछ भी आप चाहे मेरी पूरी चेकलिस्ट पे दिए हुए में सब में टिक लगा लीजिए कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन 3 साल बाद आप निकल के बोलें कि अरे सृष्टि मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, तुमने क्या एडवाइस दी थी, तो सर मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि वो आपके विल पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं और कितना उस डिपार्टमेंट से लेके जाना चाहते हैं. सो ये मेन क्राइटेरिया है. ये क्राइटेरिया आई थिंक कोई भी किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता. इट्स समथिंग दैट यू हैव विद इन यू. सो उन 3 सालों में या तो आप SAPG से गाइडेंस ले सकते हैं या स्टाफ से गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ चलो 3 साल हैं निकल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, या SAPG से गाइडेंस ले सकते हैं जिन्होंने एक से एक सर्जरीज़ करी होती हैं, एक से एक टेक्निक्स करी होती हैं, बढ़िया उनके स्किल्स डेवलप हुए होते हैं, वो पेपर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लेते हैं, तो आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं. सो मोटिवेशन का लेवल आपने अपने अंदर खुद रखना है, सीखने की इच्छा अपने अंदर खुद पैदा करनी है, तभी ये MDS के 3 साल आप के लिए कोई रंग लेके आएंगे. नाउ कम्स द बोनस. अगर आप मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं देन ये बोनस आप ही के लिए है. सो मैं ये इसलिए बनाना चाहती थी बिकॉज जब मैं MDS करने के लिए पहुंची थी तो फर्स्ट ईयर ऑफ MDS मेरे लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस था. मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा इतना कुछ भी करना होता है, जिसके लिए कभी कभी लगता है कि 3 साल भी कम है. सो उन सरप्राइजेस से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थॉट आई विल जस्ट आउटलाइन कि MDS में 3 साल में एक्चुअली होता क्या क्या है. सो MDS 3 इयर्स का कोर्स है, 36 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है. 36 मंथ्स हो जाने के बाद, दैट इज़ फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन, उससे 36 मंथ्स हो जाने के बाद ही आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं. प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो हैं अनलाइक BDS जहाँ पे हर साल पे आप एग्ज़ाम दे रहे थे टू क्लियर दैट ईयर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. मेन एग्ज़ाम जो होता है वो 3 इयर्स के लास्ट में ही होता है. एग्ज़ाम होता है जिसमें थ्योरी पेपर्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है. 3 सालों में आपको जो काम करना होता है उसमें ऑफकोर्स आपका क्लिनिकल वर्क का कोटा होता है, साथ साथ
पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे रिसर्च का एस्पेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है। सो रिसर्च में आपको क्या क्या करना होता है, आपको लाइब्रेरी डिसर्टेशन करनी होती है। दैट इज़ आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा या आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो गाइड आपको अलॉटेड हैं उनसे बात करके, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो या गाइड का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो और वो आपको गाइडेंस दें कि हाँ आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। उस टॉपिक में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो आपको सर्च करके इन द फॉर्म ऑफ अ बुक उसको आपको कंपाइल करना होता है। दैट इज़ लाइब्रेरी डिसर्टेशन। ये आपको जैसे जैसे आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है वैसे वैसे कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ओरिजिनल रिसर्च। ओरिजिनल रिसर्च एक कंडक्ट करनी होती है जिसके लिए आपको 2 साल का समय दिया जाता है। 2 साल के समय में आपको या 2.5 साल के समय में वो आपको रिसर्च कंडक्ट करके कंप्लीट करके लिख के उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो MDS में आपको सीखने को मिलेगा। तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो साल में 2 होती हैं। एक होता है PG कन्वेंशन जिसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जाते हैं, फैकल्टीज़ ऑप्शनल होते हैं, वो कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। और एक होती है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए फैकल्टीज़ भी इनवाइटेड होते हैं, PGs भी इनवाइटेड होते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट सबके लिए जो ओपन होता है। तो आपको अपनी जो भी नेशनल सोसाइटी होगी, जैसे मैं अगर एक पेरियोडोंटिस्ट हूँ तो मेरी नेशनल सोसाइटी का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी, वैसे ही जो भी आपकी ब्रांच होगी उसकी एक नेशनल सोसाइटी होगी, उसका आपको मेंबर बनना होगा। एंड वो मेंबर बनने के बाद यू आर एलिजिबल टू अटेंड दोस कॉन्फ्रेंसेस। उस कॉन्फ्रेंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेजेंट करने की अपने पोस्टर्स या पेपर्स। पोस्टर का मतलब ये होता है कि जो भी आपने स्टडी कंडक्ट करी है या जो भी आपने टॉपिक उठाया है जिस पे आप बात करना चाहते हैं उस पे आप एक पोस्टर प्रिपेयर करते हैं। पोस्टर प्रिपेयर करके उसको आप वहाँ पे जजेस के आगे प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली पेपर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि आपकी जो स्टडी है या जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है उसमें आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं कुछ स्लाइड्स में और आप उसमें अपनी स्टडी को जजेस के आगे प्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर प्राइजेस आल्सो एंड ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आते हैं, फैकल्टी आते हैं, आप उनके आगे प्रेजेंट करते हैं और बच्चों से आप compete करते हैं। सो इफ़ यू विन अ प्राइज इन एनी ऑफ दोज कॉन्फ्रेंसेज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी प्रेस्टिजियस। उन कॉन्फ्रेंसेज के चलते आपको घूमने फिरने का भी मौका मिल जाता है बिकॉज वो अलग अलग शहरों में होती है, अलग अलग स्टेट्स में होती है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी फन एंड दैट इज़ समथिंग PGs ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। क्लिनिकल वर्क जो है वो आपका 3 इयर्स कंप्लीट चलता रहता है। आप एज एंड व्हेन फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आते हो, सेकेंड से थर्ड आते हो, तो अगर आपकी सर्जिकल ब्रांच है तो सर्जरी स्टार्ट हो जाती हैं एंड जो भी और आपके डिपार्टमेंट में टेक्निक्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं या अगर कोई नए इनोवेशंस हुए हैं तो अगर आप वो करना चाहते हैं, इम्प्लांट्स अगर आपके डिपार्टमेंट में होते हैं तो इम्प्लांट प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, फिर पेशेंट की OPD कैसे करनी है, पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है, सर्जरीज कैसे करनी है, प्रोसीजर्स कैसे करने हैं, पेशेंट से बात कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। उसके अलावा एकेडमिक्स में जैसे BDS में लेक्चर्स होते थे वो नहीं होते हैं। देर इज़ नथिंग लाइक लेक्चर्स कि आपको इस LT में जाना है, लेक्चर थिएटर में जाना है, या कुछ भी नहीं। 3 इयर्स इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। लेकिन पढ़ाई होती है इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स जहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ ऑल योर पोस्ट ग्रेजुएट कलीग्स एंड टीचिंग जो आपका स्टाफ है, एंड वो फिर टॉपिक डिस्कस होता है इन द फॉर्म ऑफ पढ़ाई कि वो टॉपिक आपको एक इलेबोरेटेड फॉर्म में डेप्थ में पढ़ाया जाता है इन ऑल एंगल्स, जहाँ पे वो एक प्रेजेंटेशन भी हो जाती है जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती है। दूसरा, स्टाफ भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगी, उसके बारे में बातें करेगी, या कुछ नया आपको उसमें मिला हो तो आप बाकियों से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रिसर्च से आपको और ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए जर्नल क्लब्स प्रेजेंट होते हैं। सो जर्नल क्लब्स क्या होते हैं, जो भी आपकी सोसाइटी है वो जर्नल्स पब्लिश करती है, आर्टिकल्स, रिसर्च वर्क पब्लिश होता है। उसमें जो भी कॉलेजेस हैं, PGs भी हो सकते हैं, स्टाफ भी हो सकता है, आपके कॉलेज के स्टाफ भी हो सकते हैं, तो वो लोग उसमें चीज़ें पब्लिश करते हैं। जर्नल्स आती हैं वेरियस सोसाइटीज़ की, वो इंटरनेशनल जर्नल्स भी हो सकती हैं, नेशनल जर्नल्स भी हो सकती हैं। तो उसमें आपको बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ने को मिलती हैं।
कोई ओरिजिनल रिसर्च हुआ होता है, कोई स्टडी कंडक्ट की गई होती है, कोई केस रिपोर्ट होती है कि कोई बहुत अनोखा कोई केस आया है या कुछ है, तो उसको कंपाइल करके उसमें पब्लिश किया होता है। तो वो जर्नल क्लब्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आप एक कोई आर्टिकल चूज़ करते हो, अपने टीचर से बात करते हो कि हाँ हमें इस आर्टिकल पे बात करनी है, क्योंकि वो आपके जो ऑलरेडी नॉलेज बेस है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है। सो आपको रिसर्च का भी एक्सपोजर मिलता है, आपको समझ भी आता है कि आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं एंड आगे उनको पब्लिश के लिए कैसे भेजना है। सो दैट इज़ देयर। तीसरी चीज़ जो होती है वो केस हिस्ट्रीज़ की होती है या केस रिपोर्ट्स की होती है। जो आप सर्जरीज़ कर रहे हैं, जो आप पेशेंट की केसेस ले रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे केसेस जो आपके डिपार्टमेंट में आए हैं, वो भी आप प्रेजेंट करते हो टू अंडरस्टैंड कि एक पेशेंट का होलिस्टिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम ट्रीटमेंट को प्लान कैसे कर सकते हैं, पेशेंट से बात कैसे करनी है, कौन सा ट्रीटमेंट कब करना है, किस स्थिति में कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, कौन सा हमें डिसीजन लेना है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। सो देन दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। और इन सब चीज़ों का भी कोटा होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना कोटा होता है कि आपको इतने सेमिनार्स देने हैं, इतने जर्नल क्लब्स देने हैं, इतने केस हिस्ट्रीज देने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो पीजी में होती हैं एंड इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो हेक्टिक एट द सेम टाइम। लेकिन ट्रस्ट मी, जो आपके कलीग्स होते हैं, चाहे आपके सीनियर्स हों, आपके बैचमेट्स हों, फिर जूनियर्स हों, वो बहुत आपकी मदद करते हैं एंड इट ऑल बिकम्स वेरी वेरी फन। 3 साल कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है एंड यू कम आउट ऑफ दैट डिपार्टमेंट विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज। नॉलेज है कि नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेमोरीज डेफिनेटली बनती हैं एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऑल्सो डिपार्टमेंट में कुछ डेज़ होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं, जैसे मेरा पेरियोडोंटिक्स है तो उसमें पेरियोडोंटिस डे है, ओरल हाइजीन डे है, नेशनल टूथ ब्रशिंग डे है। सो ये सारे डेज़ भी होते हैं। वैसे अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने डेज़ भी होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं। सो देन उसमें भी सेलिब्रेशंस होती हैं, फिर पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ प्रेजेंट करने को मिलता है। प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे आपका जो कॉलेज होगा उसके फेस्ट्स होते हैं, तो आप उन फेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चीज़ें हैं। सो ऑल इन ऑल इसीलिए कॉलेज का कैंपस बहुत मैटर करता है, वहाँ पे लोग मैटर करते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज़ मैटर करती हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट नॉट गॉन देयर टू स्टडी। आप एक अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई डू होप ये बोनस आपको अच्छा लगा हो एंड इट गिव्स यू सम गाइडेंस एज टू वॉट यू विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड दिस हेल्प्स यू. So that was all dear lovelies. I do hope that this video helps you a lot and आपको कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस मिले, कोई स्टेप्स मिले जिससे आपकी मदद हो सके और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन द 3 years की जर्नी विच यू आर गोइंग टू एम्बार्क ऑन अ न्यू कॉलेज, न्यू स्पेस, न्यू चैप्टर. एंड आई अगेन विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी congratulations कि आपने नीट MDS क्वालिफाई किया. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. प्लीज़ गो एंड सेलिब्रेट एंड if there is anything that you want from me, from my side, please mention in the comments below. Also tell me if you like something in the video और किस टॉपिक्स में आप मुझसे वीडियोस चाहेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं. मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो, मेरी मेहनत लोगों तक पहुंच रही है और उनके काम आ रही है. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर. बाय.